So when we talk about different industries, basic multiples, valuation multiples या matrix हमको पता है, जैसे PE multiple है या फिर price to sales multiple है. बट काफी बार ये देखा जाता है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग कंपनीज अलग तरह के वैल्यूएशन मैट्रिक्स यूज कर रही है. करेक्ट. सो वो कैसे वर्क करता है, मतलब कौन, आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पे एकदम ही हटके कोई वैल्यूएशन मैट्रिक यूज हो रहा है जिसको हमको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हमको उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में बेटर पता चले. सो पहले डिफाइन कर लेते हैं कि कौन सा मल्टीपल कहाँ पे बेटर होता है. ठीक है, एंड देन वील काइंड ऑफ कीप मूविंग अप. अब इसमें एक बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला यूज हो रहा है. आप नीचे से शुरू हो रहे हैं अर्निंग से, और अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो आप ऊपर चलते जा रहे हैं P&L स्टेटमेंट में. ठीक है, तो अर्निंग से ऊपर जाएंगे तो हमें एबिटा आएगा, एबिटा से ऊपर जाएंगे तो सेल्स आएगा, सेल्स पे भी क्लियर नहीं है तो और ऊपर जाएंगे कि सेल्स को क्या ड्राइव कर रहा है. ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द जेनेरिक कॉमन वंस. प्राइस टू अर्निंग्स हो गया, प्राइस टू बुक हो गया, एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा हो गया. ये तीन मल्टीपल है. ठीक है, जनरली जो स्टेबल सेगमेंट्स हैं, जहां पे बहुत ज्यादा डेट नहीं है, जहां बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है अर्निंग्स की, वहां पे पीई रेशियो यूजफुल है. FMCG हो गया आपका, आपका ऑटो सेगमेंट, जनरली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट इंडिया में जो हो गया, इस तरह के बिजनेसेस में आप पीई रेशियो यूज कर सकते हैं. ठीक है, मैं ज्यादा कम पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, दैट्स अ कंप्लीटली सेपरेट टॉपिक, सो वी विल नॉट गो देयर राइट नाउ. बट it is relatively simpler to use this metric in a consumer facing industry that has a low debt in India. ठीक है, अब कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जहां पे कि प्रॉफिट डिस्टॉर्ट हो जाता है. प्रॉफिट डिस्टॉर्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि अर्ली स्टेज है, राइट, या प्रॉफिट डिस्टॉर्ट इसलिए हो सकता है कि एबिटा से प्रॉफिट तक आते आते, जैसे मैं एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछता हूं कि डीमार्ट, एचयूएल और एयरटेल में एबिटा मार्जिन किसका सबसे ज्यादा होगा? डीमार्ट का होना चाहिए. ये सबसे कॉमन आंसर है. ठीक है, एक बार के लिए सोचो कि बिजनेस क्या कर रहा है डीमार्ट. डीमार्ट सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ही मार्जिन स्क्वीज हो जाता है, फिर नीचे आते आते सब कुछ सेम ही रहता है. तो डीमार्ट शायद नहीं होगा आंसर. सो डीमार्ट ये पानी का बॉटल है, किसी से खरीद रहा है और किसी को बेच रहा है अपने शेल्फ पे रख के. इट इज लार्जली अ ट्रेडिंग बिजनेस. उनका सारा जो वैल्यू क्रिएशन है वो ये है कि कितनी बार कर सकते हैं, कितने लोगों को कितनी बार ये पानी का बॉटल बेचा जा सकता है. करेक्ट, इफ दैट इज द कंस्ट्रक्ट, इट्स अ ट्रेडिंग बिजनेस. ट्रेडिंग बिजनेस के मार्जिन कम होते हैं, डीमार्ट नीचे तक आते रहते हैं उससे. हाँ, सो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है, राइट. सो इट्स अ लो कैपिटल इंटेंसिटी बिजनेस, बट or in some cases like DMart, they buy their stores, it could be capital intensive but not very capital intensive, right? So DMart का ऑपरेटिंग मार्जिन कुछ 8%, 9%, 8-9% के आसपास होता है. HUL प्रोडक्ट बनाता है तो उनके पास थोड़ा सा ज्यादा होगा बिकॉज दे हैव कॉस्ट इन देयर कंट्रोल. ब्रांडिंग कर रहे हैं तो ब्रांड पे थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, तो HUL 20-25% के बीच में मार्जिन आएगा. एयरटेल का कॉस्ट क्या है? मतलब 1 GB इंटरनेट का. आपको जिस भी प्राइस पे बेच रहे हैं, कॉलिंग कार्ड बेच रहे हैं या अगर आपको मंथली प्लान बेच रहे हैं, पोस्टपेड दे रहे हैं, उनका कॉस्ट क्या है? ये तो सेलिंग प्राइस है. जब आप कॉल कर रहे हो किसी को, आपने मुझे फोन किया, तो उनको क्या कॉस्ट लग रहा है? उनको जनरली उनके जो नेटवर्क सेटअप किया है उसका कॉस्ट हो गया, जो टावर सेटअप. सो जो नेटवर्क और टावर सेटअप किया है, दैट इज अ फिक्स्ड एसेट दे बिल्ट. उस पे डेप्रिसिएशन लगता है. जो वेरिएबल कॉस्ट है, आपने मुझे कॉल किया, वो एक इंटरकनेक्ट चार्ज होगा, थोड़ा सा, थोड़ा उनका एम्प्लॉय कॉस्ट होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. यू विल बी सरप्राइज्ड, HUL's ऑपरेटिंग मार्जिन इज मोर देन 50%. एबिटा मार्जिन 50% से ऊपर है. पर उसके नीचे बड़ा डेप्रिसिएशन है क्योंकि बहुत सारा एसेट लगा रखा है, और उस एसेट को लगाने के लिए बहुत सारा लोन लिया है, तो बहुत बड़ा लोन है. ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट आ गया, तो नेट मार्जिन तक जाते जाते HUL से नीचे चला जाता है. क्योंकि नेट मार्जिन तक जाते जाते HUL के नीचे चला गया तो पी रेशियो डिस्टॉर्ट हो गया, क्योंकि अर्निंग्स कम हो गए, प्राइस टू अर्निंग्स में अर्निंग्स कम हो गए. तो इट इज बेटर फॉर यू टू लुक एट एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा इन कैपिटल इंटेंसिव सेगमेंट्स, जहां डेट ज्यादा है, जहां लोन ज्यादा ले रखा है, या कैपिटल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है. वहां पे आप ईवी बाय एबिटा यूज करने लगेंगे. अब मान लीजिए वो भी नहीं है, राइट, तो और ऊपर जाएंगे एबिटा से, तो सेल्स आ जाता है, तो फिर हम प्राइस टू सेल्स या एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स यूज करने लगेंगे. अर्ली स्टेज बिजनेसेस में प्राइस टू सेल्स यूज होता है. ये न्यू एज FMCG D2C बिजनेस आया, तो आप अगर मामा अर्थ को वैल्यू करने लगेंगे तो पी रेशियो पे नहीं कर सकते, नायका को पी रेशियो पे नहीं कर सकते, बिकॉज अर्निंग्स है नहीं. और अर्निंग्स अगर अभी 20 करोड़ है तो 20 करोड़ का 200 करोड़ होने में समय नहीं लगेगा. मतलब इट कैन वेरी क्विकली इन अ कपल ऑफ इयर्स गो देयर इफ द प्रोडक्ट सक्सीड्स. देयर इज अ बिग इफ देयर, राइट. बट टू से दैट उसका पी रेशियो 2000 है इज इनकरेक्ट, बिकॉज नेगेटिव भी हो सकता था अगर लॉस होता तो, राइट. अर्ली स्टेज कंपनीज में ये प्रॉब्लम रहेगा. ठीक है, और जिस तरह आजकल बिजनेस चलता है, द वे दीज बिजनेसेस वर्क, दे वर्क ऑन अ लॉट ऑफ ग्रोथ बीइंग सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टेड इनटू, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़े समय तक लॉस रहे. बट हमने एविडेंस देखा है
कंपनीज का जो प्रॉफिटेबल हो गई हैं आफ्टर दिस साइकिल, राइट? एंड और जैसे इस तरह के कंपनीज लिस्ट होते रहेंगे तो उसमें से कुछ ये प्रूव करेंगे कि डिस्पाइट मल्टीपल ईयर्स ऑफ बीइंग इन लॉसेस यू विल बिकम प्रॉफिटेबल. So here it is a better idea to look at price to sales, right? So that is probably going to be a slightly better indicator. अब मान लीजिए सेल्स भी क्लियर नहीं है, बहुत ही अर्ली स्टेज पे है, राइट? अभी हॉस्पिटल सेट हो रहा है जिसका सेल्स आना ही चालू नहीं है. करेक्ट. या कोई ऐप बना रहा है जिसके सब्सक्राइबर्स आना चालू हैं, या आप एक ई-कॉमर्स फर्म रन कर रहे हैं जो कि अभी बहुत वेफर थिन मार्जिन पे प्ले कर रहा है, सब कुछ पास ऑन कर दे रहा है, राइट? जैसे ओला जब शुरू हुआ होगा तो ओला was not making money, right? Even whatever the driver was getting, they were paying more than that. In fact, incentives दिए जा रहे थे जब उबर और ओला दोनों सेटअप हो रहे थे इंडिया में, राइट? आप जितना रेवेन्यू ड्राइव कर रहे थे, रेवेन्यू क्या होगा उस केस में? कस्टमर ने कुछ पैसा दिया, 100 रुपए दिए, वो 100 रुपए उन्होंने ड्राइवर को पास ऑन कर दिया और उसके ऊपर और दिया. तो टेक्निकली देयर इज नो मैकेनिज्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट रेवेन्यू इज हियर. रेवेन्यू तो अब आया है कि अब 100 रुपए में से 20 रुपए या 25 रुपए वो रख लेते हैं. दैट्स देयर रेवेन्यू. पहले तो नेगेटिव था या था ही नहीं. So in this case, you will go one layer above that. What is going to drive that revenue? या तो customer, या number of rides that are being taken. So you will go and put a multiple कि अच्छा what is the value per ride that you are paying. अभी अगर ओला को किसी को acquire करना है, कैब हीलिंग कंपनी को, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट तो होगा नहीं. रेवेन्यू हो सकता है हो, प्रॉफिट तो नहीं होगा. तो आप फिर सब्सक्राइबर्स के बेसिस पे करोगे कितने लोगों ने आपका राइड लिया इस सिटी में, एंड देन ट्राई एंड मेक अ मेट्रिक देयर. सो दैट्स हाउ यू कीप गोइंग अप इन दैट चैनल. एक डिविएशन इसके अराउंड है जो प्राइस टू बुक है, जो बैंक्स के लिए यूज होता है. बैंक्स में अर्निंग्स थोड़े कई बार डिस्टॉर्ट हो जाते हैं बिकॉज बैंक्स आर सपोज्ड टू कीप प्रोविजंस इन बिटवीन. So generally you prefer price to book. There are other reasons as well because regulatorily banks are required to have a capital book value. उनका वो capital है जो capital adequacy ratio हम बोलते हैं. Fairly adjust भी करते हैं उनकी book value. जैसे I think manufacturing companies में book value को fairly adjust नहीं करते क्योंकि historical value के assets Correct. और liabilities के. Banks में शायद ये केस नहीं है. उनके assets और liabilities fairly value हो जाते हैं. Because financial है, right? Asset loan है. Correct. तो 1000 करोड़ का लोन मैंने कभी भी दिया हो 1000 करोड़ ही है. So logically book value is a mark to market value. So it becomes a comparative metric straight away. बाकी businesses में comparative metric easily नहीं रहता क्योंकि historical cost can distort. अगर एक कंपनी का price to book 3 है और दूसरी का 4 है तो मैं ये नहीं कह सकता 3 is undervalued directly, right? I have to dig deeper. तो financial institutes के लिए same चीज applicable है या सिर्फ banks के लिए? Anything that is in lending, that is leveraging and lending. ठीक है, क्योंकि बैंक अपना कैपिटल 10 रुपए लगा रहा है, डिपॉजिट 100 रुपए ले रहा है और इसको लेंड कर दे रहा है. तो ये जो लेवरेज हो रहा है ये 10 रुपए के कैपिटल पे डिपेंड कर रहा है और ये कैपिटल आरबीआई ने डिफाइन कर रखा है मिनिमम क्या होना चाहिए. इसलिए इस कैपिटल को बेस लेके हम प्राइस टू बुक लगा रहे हैं. जनरली जब मार्केट्स अच्छा करने लगते हैं, जब बैंकिंग स्टॉक्स बहुत रन करते हैं तो ये बहुत आने लगता है. आई विल क्लियरली रिमेंबर अ केस ऑफ 2008. Since the markets were doing very well, banking stocks were doing very well, just before the crisis broke out, there were reports that had started coming out saying we should use price to earnings to evaluate banks rather than price to book. अब PE ratio बैंक के केस में आपको 10 से 15 के बीच में दिखेगा, बहुत बड़ा नहीं दिखेगा. So intuitively ऐसा लगता है कि अरे ये तो महंगा नहीं है, right? You should not be looking at price to earning. It's a secondary metric. Price to book is your primary metric. Private banks आपके 2 से 3, 4 के बीच में ट्रेड करेंगे. PSU बैंक्स हिस्टोरिकली 1 से 1.5, 2 के बीच में ट्रेड किए हैं. ये भी स्टोरी आने लगेगा थोड़े समय में as PSU banks keep doing well that you know this divergence should go away. Maybe it does, but I have at least seen this news or this sort of story play out twice, but it doesn't merge, right? This doesn't converge. Private banks are more efficient generally on a longer scale, and that efficiency stays. अब ऐसा हो सकता था कि बीच में ये बहुत ज्यादा डाइवर्जेंट हो गया था. There was a point, for example, in 2018, which is what I'm saying, जब आप कह रहे थे सेक्टर का बॉटम कैसे पिक किया जाए. In terms of market cap, outside of SBI, the second largest PSU bank was available at like 30-40,000 crore. Whereas private banks were, मतलब सारे PSU banks other than SBI को ऐड कर दें तो उनका मार्केट कैप एक्सिस बैंक के मार्केट कैप से कम था, राइट? एंड देयर वर एटलीस्ट 3 PSU बैंक्स जिनका डिपॉजिट बेस एक्सिस बैंक से ज्यादा था, राइट? सो it doesn't make sense at a point, right? So at some point this has to go towards a course correction. Maybe 2018 was too early. It still took 2 years for it to play out. But you get a sense then, right, that something is off in this. Now it's not to say that they will end up becoming at the same price to book. That will not happen, right? That's your answer to the multiples across sectors.